दोस्तों नमस्कार। मैं नाथसुनांजलि कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों, इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास ट्वेल्थ फेल, जिसे लिखा है अनुराग पाठक ने। मैं इस उपन्यास के 41 भागों का वाचन कर चुका हूँ। लीजिए अब सुनिए इस उपन्यास के 42वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथसुनांजलि के स्वर में। मनोज को प्रीलिम्स क्लियर करने में अब कोई संदेह नहीं था। श्रद्धा ने इस बार आईएएस के स्थान पर उत्तरांचल पीएससी का प्रीलिम्स दिया था। प्रीलिम्स परीक्षा के अगले दिन विकास सर की कोचिंग में पिछले साल आईएएस की परीक्षा में सिलेक्ट हो चुके हिंदी मीडियम के विद्यार्थी सौरभ राज तैयारी करने वाले स्टूडेंट को परीक्षा पास करने के टिप्स देने आए। मनोज मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए सटीक रणनीति तलाश रहा था। वह सिलेक्टेड सौरभ राय की सफलता की रणनीति को अक्षरशः पालन करने को बेताब था। उसने सौरभ राव से पूछा, सर, मुख्य परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर लाने के लिए क्या करें? सौरभ ने बताया, लोग मानते नहीं हैं, पर यदि कुछ बातें याद रखें तो सफलता जरूर मिलती है। सौरभ ने कहा, मुख्य परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं पूछे जाते, बल्कि निबंधात्मक उत्तर परीक्षा में लिखने होते हैं। इसलिए प्रीलिम्स की पढ़ाई की स्ट्रेटजी मुख्य परीक्षा के किसी काम की नहीं है। अधिक से अधिक याद करो, अधिक से अधिक लिख कर देखो, परीक्षा के पुराने पेपर सॉल्व करो, मॉक टेस्ट दो। सौरभ राय की क्लास के बाद मनोज ने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, मुझे समझ आ गया है कि मैं तीसरे अटेम्प्ट में क्यों असफल रहा। उस अटेम्प्ट में मैंने केवल नोट्स पढ़े थे, लेकिन उन्हें याद करके कई बार लिख कर नहीं देखा था। टेस्ट भी नहीं दिए थे। केवल पढ़ने से काम नहीं चलता, बल्कि याद करके कई बार लिख कर देखना होता है। इस बार मैं सौरभ सर के बताए गए तरीके से ही पढ़ूंगा। दोनों मुखर्जी नगर के शक्ति पुस्तक भंडार पहुंच गए। मनोज ने 500 कागजों के 2 पैकेट खरीदे और वापस कमरे पर आ गया। मनोज ने श्रद्धा से कहा, एक महीने में 500 पेज यानी लगभग 20 पेज हमें रोज लिखना है। श्रद्धा, तुम्हें भी उत्तरांचल मुख्य परीक्षा के लिए यही रणनीति अपनानी होगी। अब हम रोज 20 पेज लिखेंगे, पहले याद करेंगे, फिर लिखकर और टेस्ट देंगे, और यह क्रम परीक्षा तक चलता रहेगा। पर मनोज के मन में कुछ आशंका थी। लेकिन एक समस्या है श्रद्धा, यदि मैं अच्छा न लिख पाया तो गंदा लिखो, पर लिखो। अच्छा लिखने के इंतजार में लोग उत्तर नहीं लिखते हैं। अधिकांश विद्यार्थी तो सीधे परीक्षा हाल में ही पहली बार लिखते हैं। परीक्षा हाल में पहली बार गंदा लिखने से अच्छा है घर में कई बार गंदा लिखकर हम लेखन सुधार लें, श्रद्धा ने मनोज से कहा। मनोज ने कहा, सही कह रही हो तुम। इस बार मैं इतना लिखूंगा जितना पूरे जीवन में मिलकर भी नहीं लिखा होगा। मनोज अब सुबह 4 बजे उठने लगा। परीक्षा के पुराने पेपरों का अवलोकन करता और निश्चित टॉपिक के प्रश्न का उत्तर नोट्स और किताबों से याद करता। उसे जब वह टॉपिक याद हो जाता तो निश्चित समय सीमा में उसे लिखकर देख लेता। सुबह लगातार 12 बजे तक, उसके बाद दोपहर में 2 घंटे के भोजन और विश्राम के बाद 2 बजे से 6 बजे तक दूसरे विषय में यही क्रम दोहराता। तीसरे अटेम्प्ट के विपरीत इस बार श्रद्धा सुबह से मनोज के कमरे पर नहीं आई थी, बल्कि दिन भर की पढ़ाई का लक्ष्य दे जाती। शाम को 6 बजे श्रद्धा उसे कमरे पर आती। सामान्य अध्ययन के नोट्स को दोनों रात के 10 बजे तक लिख लिख कर याद करते। पर मनोज के लिए सामान्य अध्ययन की समस्या अभी भी बनी हुई थी। उसे सामान्य अध्ययन की कोचिंग की जरूरत महसूस हो रही थी। साइंस, टेक, स्टेटिस्टिक, इकोनॉमिक, भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे विषयों में वह कमजोर था। बिना कोचिंग के जनरल स्टडी में अच्छे नंबर नहीं लाए जा सकते थे। एक दिन श्रद्धा ने मनोज से कहा कि उसकी एक सहेली कोचिंग में सामान्य अध्ययन पढ़ने जाती है। विनय सर ने ध्येय नाम से 1 महीने पहले ही कोचिंग खोली है। अभी कोचिंग में कुछ स्टूडेंट ही हैं, इसलिए वह स्टूडेंट पर व्यक्तिगत ध्यान देते हैं। मनोज श्रद्धा के साथ ध्येय कोचिंग पहुंच गया। श्रद्धा ने विनय सर से कहा, सर, हम 2 लोग पढ़ने वाले हैं, पर पैसों के अभाव में केवल एक ही फीस दे पाएगा। विनय सिंह को अपनी कोचिंग के पहले ही बैच में मुफ्त पढ़ने वाले से सामना करना पड़ गया था। मनोज ने विनय सर को एकदम ईमानदारी से बता दिया, सर, मेरे पास फीस के लिए बिल्कुल पैसे नहीं है, पर सामान्य अध्ययन पढ़ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। विनय सर के पास अभी भी 15 स्टूडेंट ही आए थे। उन्हें अधिक से अधिक स्टूडेंट की ज़रूरत थी, पर वे फ्री स्टूडेंट नहीं चाहते थे। उन्होंने मनोज को टालने की कोशिश की, यदि मैंने तुम्हें बिना फीस के पढ़ाया तो दूसरे स्टूडेंट के साथ यह अन्याय होगा। विनय सर की बात सुनकर दोनों को निराशा हुई, पर मनोज ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने कहा, सर, मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं और बिना जनरल स्टडी की कोचिंग के मेरा सिलेक्शन संभव नहीं है। सिलेक्शन के बाद जब मुझे पहला वेतन मिलेगा, मैं सबसे पहले आपकी फीस चुकाऊंगा सर।
मनोज की बात सुनकर विनय सर हंस दिए। उन्हें मनोज की बातों में सच्चाई नजर आई। उन्होंने अपनी टेबल के ड्रावर से 8,000 रुपये निकाले और मनोज को देते हुए कहा, फीस तो तुम्हारी माफ नहीं हो सकती, इसलिए यह पैसे लो और काउंटर पर जमा कर दो। जब तुम्हारे पैसे आ जाएं तब वापस कर देना, पर अभी पैसे के अभाव में तुम पढ़ाई से वंचित नहीं हो सकते। पहली बार मिलने वाला कोई अनजान टीचर उसके लिए अपनी जेब से 8,000 रुपये दे रहा था। मनोज का मन विनय सर के प्रति सम्मान से भर गया। विनय सर के पढ़ाने का तरीका भी एग्जाम ओरिएंटेड था। वह पढ़ाने से ज़्यादा टेस्ट लेने में भरोसा रखते थे। उनकी कोचिंग में जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता, अगले दिन वह पढ़ाने के पहले उसका टेस्ट जरूर लेते। 2.5 महीने तक मनोज की पढ़ाई बहुत अच्छी चलती रही। उसने अपने लक्ष्य के अनुसार हिंदी, इतिहास और सामान्य अध्ययन के सैकड़ों प्रश्नोत्तर लिख डाले। विकास सर, विनय सर उसके लिखे हुए उत्तर को चेक करते और गलती निकलने पर मनोज फिर से सुधार करके लिखने का अभ्यास करता। अगस्त की 5 तारीख आ गई। अश्विन के कमरे पर उसके बर्थडे पार्टी चल रही थी। गुप्ता और सचिन डांस कर रहे थे। मनोज की पढ़ाई अच्छी चलने के कारण आज वह भी अश्विन के बर्थडे में आ गया था और डांस कर रहा था। उसके डांस के स्टेप बेतरीब थे, पर पास बैठी हुई श्रद्धा उसके अनगढ़ डांस पर मोहित हुए जा रही थी। नवनीत और पांडे बैठकर पनीर बनाने के लिए प्याज और टमाटर काट रहे थे। तभी किसी ने सूचना दी कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है। पार्टी थम गई। डांसरों के थिरकते हुए पैर जड़ हो गए। पार्टी बाजों के दिलों की धड़कनें अचानक बढ़ गई। मनोज धम से जमीन पर बैठ गया। प्रीलिम्स के अच्छे पेपर जाने के बावजूद अंतिम अटेम्प्ट की प्रीलिम्स के रिजल्ट के प्रति आशंकित करने वाले भय ने उसे घेर लिया। प्याज और टमाटर अधूरे कटे छूट गए। पांडे, अश्विन, गुप्ता, नवनीत और मनोज रिजल्ट जानने के लिए तड़प उठे। सचिन ने यह प्रीलिम्स नहीं दिया था, इसलिए वह केवल दर्शक बना रहा। सचिन सभी के रिजल्ट इंटरनेट पर देख आया। मनोज, अश्विन, नवनीत, पांडे का प्रीलिम्स क्लियर हो चुका था। गुप्ता का नहीं हुआ। वह दुख से भर गया। उसने अपने दुख को कंट्रोल करने के लिए सिगरेट का एक लंबा कस लगाया और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। सब घबरा गए। अश्विन ने जमीन पर गिरे हुए गुप्ता को झकझोरा। उठो बे गुप्ता। सचिन ने घबराकर पानी का छिड़काव गुप्ता के मुंह पर किया। थोड़ी देर बाद उसे होश आ गया। निराश गुप्ता को समझ नहीं आ रहा था कि उसका प्रीलिम्स क्यों नहीं निकला। उसके चारों अटेम्प्ट्स खत्म हो गए थे। उसका एक बार भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। वह अपने कमरे में गया और उसने अपना कमरा बंद कर लिया। गुप्ता की वेदना की गहराई को समझते हुए अश्विन ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। गुप्ता के इस तरह कमरा बंद होने से दूसरे लोग भी आशंकित हो गए। अश्विन ने आवाज लगाई, गुप्ता नौटंकी मत करो, बाहर आ जाओ। प्याज टमाटर कट गया है, पनीर कौन बनाएगा? गुप्ता अच्छा कुक भी था, इसलिए आज की पार्टी में पनीर बनाने का दायित्व उसी के पास था। अश्विन को डर था कि अब पनीर कैसे बनेगा। ग्रुप में आज सफलता का अनुपात ज्यादा था, इसलिए अश्विन केवल गुप्ता के दुख के कारण पार्टी निरस्त करने के मूड में नहीं था। अश्विन के पुकारने के बावजूद अंदर से कोई आवाज नहीं आई। सभी की चिंता बढ़ने लगी। सचिन ने गुप्ता के मन को सांत्वना देते हुए कहा, गुप्ता जी निराश मत होइए। 4 अटेम्प्ट की व्यवस्था केवल आईएएस की परीक्षा में है। स्टेट पीएससी की परीक्षा 40 साल तक दे सकते हैं। 10 साल हैं अभी आपके पास, घबराइए नहीं। नवनीत ने दरवाजे में लात मारकर गुप्ता को चेताया कि यदि वह जल्दी बाहर न आया तो दरवाजा तोड़ा भी जा सकता है। गुप्ता भी ग्रुप के धैर्य की परीक्षा ज्यादा देर तक नहीं ले पाया। वह जानता था कि ज्यादा देर को भवन में रहने के कारण ग्रुप के सदस्य उसे अकेला दुखी छोड़कर अपनी रसोई रेस्टोरेंट भी जा सकते हैं। फिर उसे मनाने वाला कोई नहीं रहेगा, इसलिए वह मान गया। उसने दरवाजा खोल दिया। वापस आने पर उसके हाथ में 6 स्टील के स्टार और 2 आईपीएस के तगमे थे। वह अपनी पुलिस की वर्दी में से उन्हें निकाल लाया था। उसने वे तमगे और स्टार बाथरूम के बाहर रखे डस्टबिन में फेंक दिए और गाली देते हुए बोला, साला चलो टंट खत्म हुआ। आईपीएस में वैसे भी अपने राज्य में पोस्टिंग नहीं मिलती। केरल या पश्चिम बंगाल में आईपीएस बनने से क्या लाभ? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मैं तो अब एमपी में डीएसपी बनूंगा। गुप्ता ने अपने कैरियर का ट्रैक चेंज कर लिया। उसकी गाड़ी मीटर गेज से उतरकर नैरो गेज पर दौड़ने लगी। मनोज ने गुप्ता द्वारा डस्टबिन में फेंके गए आईपीएस के स्टार और बिल्ले निकालकर अपनी जेब में रख लिए। श्रद्धा ने आईएएस का प्रीलिम्स नहीं दिया था, लेकिन कुछ दिन बाद आए रिजल्ट में उसकी उत्तरांचल पीएससी की प्रीलिम्स क्लियर हो गई। श्रद्धा हरिद्वार जाकर उत्तरांचल की मुख्य परीक्षा भी दे आई। प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद मनोज दुगने जोश के साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट गया। उसे अब दिन रात का होश नहीं रहा।
20 पेज लिखने का लक्ष्य रोज 25 पेज तक पहुंच गया था। एक अजीब सा पागलपन उस पर छा गया था। उसके दिमाग में इस समय केवल पढ़ाई ही थी। वह सब भूल गया था, घर परिवार दोस्त रिश्तेदार सब। केवल याद करना, लिखना, बस। मुख्य परीक्षा में केवल 1 महीना बचा था। उसने विकास सर और विनय सर के यहाँ 3-3 घंटे के टेस्ट पेपर देना शुरू कर दिए। 3 घंटे श्रद्धा भी क्लास में बैठी रहती। मनोज पूरे 3 घंटे तक पूरी एकाग्रता से केवल पेपर सॉल्व करता। उसे ध्यान भी नहीं रहता कि श्रद्धा या कोई और पास में बैठा है। वह प्रश्नों के उत्तर लिखने से पहले एक रूपरेखा तैयार करता कि उस उत्तर में लिखना क्या है। भले उस रूपरेखा को बनाने में उसे 3 या 4 मिनट लग जाएं, पर बिना रूपरेखा बनाए वह प्रश्न शुरू नहीं करता। मनोज ने 1 महीने 25 टेस्ट पेपर कोचिंग में जाकर दे दिए। इन टेस्ट पेपरों से उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया था। परीक्षा आ गई। मनोज का सेंटर दिल्ली में ही था। उसके सभी पेपर हो गए। श्रद्धा उत्तरांचल मुख्य परीक्षा और मनोज आईएएस मुख्य परीक्षा का रिजल्ट का इंतजार करने लगे। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास 12th फेल 42वें भाग का वाचन। दोस्तों, हम लीजिए सुनिए उपन्यास 12th फेल के 43वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। आईएएस की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट इंटरनेट पर लोड हो रहा है। सचिन सबके रिजल्ट देखने इंटरनेट कैफे गया है। मनोज के साथ उसके कमरे पर आश्विन, नवनीत और पांडे मुख्य परीक्षा के रिजल्ट का सांस थामे इंतजार कर रहे हैं। पांडे ने पहली बार मुख्य परीक्षा दी थी। वह भी अश्विन के साथ मनोज के कमरे पर आ गया था। श्रद्धा भी मनोज का रिजल्ट जानने उसके कमरे पर आ गई थी। प्रीलिम्स में गुप्ता कंकड़ की तरह छांट कर बाहर कर दिया गया था और वह अब आगे की दौड़ के झंझट से मुक्त हो गया था। इसलिए आज के रिजल्ट को वह केवल एक मनोरंजन घटना के रूप में देख रहा था। पांडे, मनोज, नवनीत और अश्विन की घबराहट बढ़ती जा रही थी। गुप्ता ने लोगों की घबराहट के इस समय का सदुपयोग किया और पत्रकार की भूमिका में आ गया। उसने सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए मनोज से पूछा, मनोज जी, आपका यह अंतिम अटेम्प्ट है, कैसा महसूस हो रहा है? अश्विन ने गुप्ता को गाली देते हुए कहा, गुप्ता, यहाँ प्राण निकले जा रहे हैं और तुम्हें फालतू के प्रश्न सूझ रहे हैं। पर मनोज ने गुप्ता को जवाब दिया, यह अंतिम प्रयास है, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। पर हाँ, मेहनत बहुत की है मैंने, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैं अपनी तरफ से संतुष्ट हूँ, बाकी सब मेरे हाथ में नहीं है। तभी सचिन हाँफता हुआ आ गया। सबकी सांसें अटक गई थी। सचिन ने सस्पेंस न रखते हुए कहा, मनोज भैया और अश्विन जी का मुख्य परीक्षा में हो गया है, पांडे जी और नवनीत जी का नहीं हो पाया। मनोज को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके जीवन की पहली मुख्य परीक्षा क्लियर हो गई थी। वह चीख कर अपनी खुशी व्यक्त करना चाह रहा था। पांडे और नवनीत अश्विन और मनोज की खुशी के विपरीत उदास और दुखी बैठे रहे। गुप्ता को पांडे और नवनीत के रूप में 2 नए साथी मिल गए। अपने समाज में वृद्धि होते देख गुप्ता संतुष्ट हो गया। पांडे और नवनीत को असफल और दुखी देखकर मनोज को दुख हुआ। उसने दोनों से कहा, तुम दोनों चिंता मत करो, अगली बार तुम्हारा जरूर हो जाएगा। निराश और दुखी पांडे पर मनोज की सांत्वना का कोई असर नहीं पड़ा। वह मनोज के पलंग पर निढाल सा बैठा रहा। नवनीत भी अपनी असफलता के दुख में वही कुर्सी पर बैठा रो रहा था। अब इस कमरे का दृश्य बड़ा अजीब था। 2 सफल लोग प्रसन्न थे और 2 असफल लोग रो रहे थे। 2 तटस्थ व्यक्ति दुखी लोगों को ढांढस बंधा रहे थे और सफल लोगों को बधाई भी दे रहे थे। कुछ देर बाद सभी अपने अपने रास्ते चल दिए। रास्ते में गुप्ता ने अश्विन से पूछा, अश्विन, तुम तो कहते थे कि आईएएस की तैयारी करने वालों को प्रेम में नहीं पड़ना चाहिए, पर आज तो प्रेमी मनोज सफल हो गया और प्यार न करने वाले पांडे असफल हो गए। अब क्या कहोगे? अश्विन ने भड़क कर कहा, कुछ नहीं कहूंगा, चलो चुपचाप। अश्विन इस नाजुक मौके पर पांडे का दिल नहीं दुखाना चाहता था। पांडे आज अपनी असफलता से बहुत दुखी था। उसे यह भी नहीं समझ में आ रहा था कि मनोज का मेंस कैसे निकल गया। उसने तो मनोज से अलग होकर केवल पढ़ाई की थी, जबकि मनोज तो दिन भर श्रद्धा के प्यार में डूबा रहता था। फिर मनोज मुख्य परीक्षा में कैसे पास हो गया? पांडे को नहीं पता था कि 5 महीने में मनोज ने किस तरह और कैसी पढ़ाई की थी। गुप्ता की सेहत पर इस रिजल्ट का कोई असर नहीं हुआ, इसलिए वह मुक्त भाव से कमेंट कर रहा था, आज तो मनोज बहुत खुश होगा। उसे प्यार के साथ साथ सफलता भी मिल गई। मनोज के जीवन का सबसे अच्छा निर्णय क्या रहा पता है अश्विन? गुप्ता मनोज के रिजल्ट की व्याख्या कर रहा था और सफल अश्विन से उसकी पुष्टि भी चाहता था। अश्विन ने बात टालने के उद्देश्य से कहा, बता दो, बिना बताए तुम मानोगे तो है नहीं।
गुप्ता ने अपनी आवाज को रहस्यमयी ढंग से धीमा करते हुए कहा, पांडे को अपने कमरे से निकालना और श्रद्धा से प्यार करना। पांडे ने जब गुप्ता की बात सुनी तो जैसे आग लग गई। गुप्ता ने नाजुक मौके पर कठोर बात कह दी थी। दुखी पांडे क्रोध से भर गया। गुप्ता, मुझे मनोज ने नहीं निकाला, बल्कि मैं ही उसे छोड़कर गांधी बिहार आ गया था। दूसरी बात, मनोज की सफलता अभी दूर है, फाइनल रिजल्ट नहीं है ये, इंटरव्यू अभी बाकी है। तीसरी बात, ऐसे प्यार बहुत देखे हैं मैंने। श्रद्धा के घर वालों को जिस दिन पता चलेगा कि वह दिल्ली में प्यार कर रही है, उसे दिल्ली से खींच कर ले जाएंगे और मनोज का प्यार धरा का धरा रह जाएगा। गुप्ता, कौन बताएगा श्रद्धा के घर वालों को? पांडे के मन में अब क्रोध, दुख, ईर्षा, निराशा, पराजय के भाव घुल मिलकर गडमड हो रहे थे। अशांत और व्यथित मन पांडे के कंट्रोल से बाहर हो रहा था। उसने कांपती और तेज आवाज में कहा, कोई तो बताएगा ही, कब तक छुपी रहती हैं ये बातें। बहुत प्यार कर लिया मनोज ने। पांडे के दिमाग में पता नहीं क्या प्लान चल रहा था। वह आज प्यार के साथ मनोज की सफलता को पचा नहीं पा रहा था। उसकी चाल अब तेज हो गई थी। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास 12th फेल के 43वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर। दोस्तों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास 12th फेल के 44वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। मनोज की ही बिल्डिंग में उसके ठीक बगल के कमरे में अरुण रहता था। उम्र तक परीक्षा देने की संख्या के अनुसार अरुण मनोज से सीनियर था। उसके आईएएस के चारों अटेम्प्ट समाप्त हो गए थे। अरुण रोज शाम को पूजा करता था और बहुत सुर में हनुमान चालीसा का पाठ करता था। मनोज की दोस्ती अरुण से हो गई थी, यहाँ तक कि किचन भी उन लोगों ने साझा कर ली थी। मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के कुछ दिन बाद मनोज अरुण के कमरे पर गया। मनोज की मुख्य परीक्षा की खुशी देखकर अरुण ने कहा, मनोज, अभी दिल्ली दूर है। मैं तो 2 बार इंटरव्यू से वापस आया हूँ और आज वहीं हूँ जहाँ से चला था। मेरे चारों अटेम्प्ट खत्म हो गए, पर घर वापस किस मुंह से जाऊं, इसलिए यहाँ पड़ा हूँ। प्रीलिम्स, मेन, इंटरव्यू, ये सब माया जाल है। जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता, आपको खुश होने का कोई अधिकार नहीं है। अरुण ने अपने दिल का दर्द कड़वे यथार्थ के रूप में मनोज से कह दिया। मनोज चुपचाप अपने कमरे पर वापस आ गया। उम्मीद और नाउम्मीदी का दौर है यह। उम्मीद कितने लोगों की पूरी होती है, सिलेक्ट कितने लोग होते हैं? लाखों में से 200-300 बस। बाकी लोग तो फिर हताश हो जाते हैं, फूट फूट कर रोते हैं, कुछ दिनों के लिए होश खो देते हैं, किसी से नजरें नहीं मिला पाते हैं, फिर अपनी कमियां ढूंढते हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं और फिर 1 साल लंबा पढ़ाई का सिलसिला शुरू होता है। सालों तक चलता है यही सब, तब जाकर कोई एक अपनी मंजिल पर पहुंचता है। कई तो अंत तक सफल नहीं हो पाते। यह अंतहीन सिलसिला है जो यहाँ मुखर्जी नगर में ही नहीं बल्कि देश के हर शहर में चल रहा है। मनोज ने अपनी डायरी में अपने मन के विचार लिखे। मुख्य परीक्षा की सफलता की खुशी अब इंटरव्यू की तैयारी और फाइनल रिजल्ट की अनिश्चितता में डूब रही थी। तभी श्रद्धा आ गई। श्रद्धा ने आते ही मनोज से कहा, मेरा उत्तरांचल मेंस क्लियर हो गया। श्रद्धा की बात सुनकर मनोज अपनी अनिश्चितता भूल गया और उत्साहित होकर श्रद्धा से कहा, लो अब क्या कहोगे तुम? तुम्हें सलाम। श्रद्धा के चेहरे पर आत्मविश्वास दिख रहा था। श्रद्धा ने मनोज का हाथ थाम लिया और उससे बोली, हम दोनों के इंटरव्यू अभी बाकी हैं मनोज। मनोज ने उत्साह से कहा, तुम्हारा इंटरव्यू तो सबसे अच्छा जाएगा। तुम्हें डिप्टी कलेक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद से सजा सपना मनोज देखने लगा। श्रद्धा ने मनोज से कहा, हाँ मनोज, यदि मैं डिप्टी कलेक्टर बन गई तो मेरे पापा कितना खुश होंगे। उनका सपना पूरा हो जाएगा। एमबीबीएस में सिलेक्ट न होने की असफलता ने उन्हें बहुत निराश कर दिया था। उनके सामने मैं सर उठाकर खड़ी हो पाऊंगी। श्रद्धा ने मनोज से आगे कहा, मैं अल्मोड़ा जा रही हूँ, वहीं से हरिद्वार जाऊंगी। पापा के साथ इंटरव्यू देकर मैं वापस आऊंगी। श्रद्धा की बात सुनकर मनोज ने कन्फर्म करना चाहा। श्रद्धा, अपना इंटरव्यू देकर तुम दूसरे दिन ही वापस आ जाना। तुम अपने इंटरव्यू की तैयारी पर ध्यान दो। तुम्हारे इंटरव्यू के पहले मैं वापस आ जाऊंगी। श्रद्धा ने आश्वासन दिया। अगले दिन श्रद्धा अल्मोड़ा चली गई। एक दिन शाम को श्रद्धा का फोन मनोज के कमरे के नीचे एसडीडी की दुकान पर आया। श्रद्धा ने मनोज से कहा, मनोज, मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है। कुछ देर रुक कर श्रद्धा ने मनोज से कहा, पर मैं दिल्ली जल्दी नहीं आ पाऊंगी। श्रद्धा की बात सुनकर मनोज ने आश्चर्य से पूछा, क्यों श्रद्धा, क्या हुआ? श्रद्धा ने दुखी स्वर में कहा,
दिल्ली से किसी ने पापा को फ़ोन करके यह बता दिया है कि मैं किसी लड़के से प्यार कर रही हूँ। मम्मी कह रही थी कि जब से यह फ़ोन आया है तब से पापा दुखी हैं। किसने किया होगा फ़ोन? मनोज ने आश्चर्य से पूछा। मुझे क्या पता? श्रद्धा ने किसी पर संदेह नहीं किया। मनोज एसटीडी से फ़ोन सुनकर जब अपने कमरे पर आया तो परेशान था। मनोज को समझ नहीं आ रहा था कि किसने श्रद्धा के घर फ़ोन किया होगा। 5 दिन बाद मनोज के कमरे के नीचे एसटीडी की दुकान पर फिर से श्रद्धा का फ़ोन आया। इस बार श्रद्धा ने चहकते हुए मनोज से कहा, मनोज, मेरा उत्तरांचल पीएससी में डिप्टी कलेक्टर के लिए सिलेक्शन हो गया। मनोज के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने श्रद्धा से कहा, वाह श्रद्धा, यह तो बहुत बड़ी खबर है। लगता है आज का दिन ईश्वर ने हमारे नाम लिख दिया है। हाँ मनोज, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने अपने पापा के सपने को पूरा कर लिया है। पापा बहुत खुश हैं, श्रद्धा ने मनोज से कहा। श्रद्धा के सिलेक्शन की खुशी में मनोज को अपने इंटरव्यू की चिंता हो आई। श्रद्धा, मैं भी आज बहुत खुश हूँ। मेरे इंटरव्यू के पहले तुम आ जाओगी ना? श्रद्धा ने रुआसे स्वर में मनोज से कहा। मनोज, जब से दिल्ली से वह फ़ोन आया है मेरे पापा दुखी रहने लगे हैं। उन्हें लगता है मैंने उनका भरोसा तोड़ दिया है। श्रद्धा की बात सुनकर मनोज कहता है, क्या किसी से प्यार न करके भी यह भरोसा बचा रह सकता है? मनोज की बात सुनकर श्रद्धा कुछ कह नहीं पाई। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास 12th फेल के 44वें भाग का वाचन। दोस्तों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास 12th फेल के 45वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। मुख्य परीक्षा के रिजल्ट आए काफी दिन हो गए थे। पांडे का दुख कम हो गया था, इसलिए जब आश्विन मनोज से मिलने उसके कमरे पर जाने लगा तो वह भी उसके साथ हो लिया। शाम हो चुकी थी। मनोज का रूम पार्टनर सचिन भी कोचिंग करके वापस कमरे पर आ गया था। शाम हो चुकी थी। पास के कमरे में अरुण हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। उसका स्वर आज उदास था, लेकिन हनुमान चालीसा की विद्यावान गूढ़ी अति चतुर राम काम करीबे को आतुर पंक्तियों तक आते आते उसका उदास स्वर रोने की आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और अंत में वह हनुमान चालीसा छोड़कर जोर जोर से रोने लगा। फिर अचानक भड़ाभड़ की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई सामान नीचे पटक रहा हो। मनोज, पांडे, आश्विन और सचिन अरुण के कमरे की ओर लपके। वहां जाकर देखा तो अरुण अपने पलंग पर पड़ा हुआ जोर जोर से रो रहा है। पूजा की अलमारी के नीचे भगवान का सिंहासन, पीतल के हनुमान जी और दूसरे देवी देवता जमीन पर पड़े हुए हैं। सब लोग घबरा गए। सबको आशंका हुई कि अरुण के परिवार में कुछ अनिष्ट हो गया है। अरुण का रूम पार्टनर कोने में खड़ा था। मनोज ने उस लड़के से इस विलाप का कारण जानना चाहा। वह लड़का कुछ बोल पाता उससे पहले अरुण जोर जोर से, हाय वंदना, तुम कहाँ चली गई? अब मैं कैसे जीऊंगा का हृदय विदारक रुदन प्रारंभ कर दिया। प्यार के मामलों के विशेषज्ञ समझ गए कि मामला लड़की का है। अरुण के पार्टनर ने मौका मिलते ही घटना को विस्तार से बताना शुरू कर दिया। अरुण की प्रेमिका उत्तर प्रदेश पीएससी में सेल टैक्स में इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हो गई थी। सिलेक्शन के पहले मुखर्जी नगर के कमरे में कंबाइंड स्टडी के चलते दोनों आपस में प्यार करने लगे थे। अरुण को उस लड़की ने वादा किया था कि सिलेक्शन के बाद ही वह शादी कर पाएगी। लड़की का सिलेक्शन हो गया, अरुण का नहीं हुआ। लड़की अपने वादे की पक्की निकली। सिलेक्शन के बाद उसने शादी कर ली। उस लड़की ने यूपी में हालिया सिलेक्टेड डीएसपी लड़के से शादी कर ली, इसलिए अरुण दुखी हैं। यह कहानी सुनकर पांडे से नहीं रहा गया। उसने सीनियर जूनियर का लिहाज छोड़कर सामूहिक रूप से कहा, पहले पढ़ाई कर लेते, प्यार बाद में कर लेते। इतना कहकर पांडे ने मनोज पर नजर टिका दी, जैसे यह वाक्य उसी के लिए ही बोला गया हो। पांडे ने अपनी हंसी दबाते हुए अश्विन से कहा, अश्विन जी, मुझे अरुण में मनोज जी के दर्शन हो रहे हैं। लड़की का मिलना सिलेक्शन पर ही निर्भर है। अगर मनोज का सिलेक्शन नहीं हुआ और श्रद्धा इन्हें छोड़कर चली गई तो क्या होगा? आज अपनी विचारधारा को लेकर पांडे में गजब का आत्मविश्वास था। श्रद्धा जी बहुत समझदार हैं, वो मनोज जी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। समूह में सबसे जूनियर सचिन ने समझदारी का परिचय देते हुए पांडे से कहा, सचिन, तुम अभी बहुत कुछ नहीं जानते। समझदार लड़कियां ही तो अच्छे ऑप्शन की ओर चली जाती हैं, बेवकूफ़ तो फंसी रहती हैं। यही तो समस्या है कि श्रद्धा समझदार है। अरुण की वंदना भी समझदार थी, जिसने डीएसपी लड़के से शादी कर ली। बेवकूफ़ होती तो अरुण के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेती। पांडे को श्रद्धा की समझदारी पर पूरा भरोसा था कि मनोज का सिलेक्शन न होने पर वह उसे छोड़कर चली जाएगी। इस बार अश्विन ने कहा,
मनोज का सिलेक्शन पक्का है पांडे, तुम बेकार ही संकालू हो रहे हो। पर पांडे ने अपना सिद्धांत नहीं छोड़ा। उल्टी सीधी बात मत करो अश्विन, यथार्थ कहो। क्या गारंटी है सिलेक्शन की? कोई गारंटी नहीं है। इंटरव्यू देने वाले सभी 1500 लोग सिलेक्शन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। होंगे कितने? 400-500? 1000 तो बिना सिलेक्शन के रहेंगे ना। मान लो 1% मनोज का सिलेक्शन नहीं हुआ और श्रद्धा भी उसे छोड़कर चली जाए, तब इनका क्या होगा? पांडे ने श्रद्धा और सफलता के बिना दैनी मनोज का कल्पना चित्र खींचकर अपनी चिंता अपने मित्र के प्रति प्रकट की। लेकिन मनोज को श्रद्धा पर पूरा भरोसा था। उसने पांडे से कहा, तुम अभी श्रद्धा को नहीं जानते। श्रद्धा ने एक बार जिसे चुन लिया उसे कभी नहीं छोड़ सकती। ऐसी कपोल कल्पनाएं प्यार में डूबा हर प्रेमी करता है। अरुण भी करता था। पांडे ने मनोज से कहा। उसने मनोज को सुनाने वाली बात अश्विन को देखते हुए कही। श्रद्धा को अपने डिप्टी कलेक्टर बनने के तुरंत बाद मनोज के पास वापस आना था, पर आज उसका रिजल्ट आए 5 दिन हो गए। श्रद्धा का कहीं अता पता नहीं है। श्रद्धा अब मनोज के रिजल्ट का इंतजार कर रही है। मनोज सफल हो गए तो वो आ जाएगी, लेकिन यदि असफल हो गए तो मनोज उसका रास्ता ही तकते रहेंगे। श्रद्धा को वंदना बनने में देर नहीं लगेगी। मनोज के प्यार को रोकने में अब तक असफल रहे पांडे ने अब अपने विरोध की दिशा बदल दी थी। अब वह डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद श्रद्धा पर आरोप लगा रहा था कि उसका प्यार सच्चा नहीं है और वह मनोज के असफल रहने पर उसे छोड़ देगी। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास 12th फेल के 45वें भाग का वाचन। दोस्तों, अब सुनिए उपन्यास 12th फेल के 46वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। एक दिन इंटरव्यू की कोचिंग के बाद मनोज ने कमरे पर आकर देखा कि बगल के कमरे में रहने वाला अरुण अपना सूटकेस पकड़े कहीं जा रहा है। मनोज ने शिष्टाचार बस पूछ लिया, कहाँ जा रहे हो अरुण सर? अरुण ने अचानक भड़क कर कहा, इस बेवफा दिल्ली को छोड़कर अपने घर जा रहा हूँ। अभी मर नहीं गया हूँ। नहीं बन पाया IAS IPS तो क्या हुआ? ऐसा कौन सा बड़ा काम करते हैं IAS IPS? नेताओं के सामने अपनी पूंछ दबाकर खड़े रहते हैं। इसलिए अब मैं राजनीति में जाऊंगा, मंत्री बनूंगा। मैं IAS IPS नहीं बन पाया तो वंदना ने मुझे छोड़ दिया। मंत्री बनकर सबसे पहले उसके पति को नौकरी से निकालूंगा। मनोज, तुम्हारा सिलेक्शन ना हो तो घबराना नहीं, मेरी पार्टी ज्वाइन कर लेना, तुम्हें भी विधायक बना दूंगा। कई दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी और कई दिन से न सोई लाल आंखों में अजीब सी बेचारगी अरुण के चेहरे पर झलक रही थी। पागलों की तरह अनर्गल बातें कर रहा था वह। उसके पैर एक जगह स्थिर नहीं थे। जमीन पर रखे अपने ब्रीफकेस को छोड़कर वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। फिर उसे याद आया कि वह अपना ब्रीफकेस भूल गया है। उसने वापस आकर अपना ब्रीफकेस उठाया और सीढ़ियों पर लड़खड़ाते हुए नीचे उतरने लगा। अंतिम कुछ सीढ़ियों पर वह संभल नहीं पाया और लड़खड़ा कर गिर गया। ब्रीफकेस गिरकर खुल गया। मनोज ने लपक कर सीढ़ियां उतरकर अरुण को संभाल लिया। ब्रीफकेस में कुछ सामान और अरुण की प्रेमिका वंदना के कुछ फोटो बाहर फैल गए। मनोज ने उन्हें संभाल कर सूटकेस में रख दिया। अरुण अपने कमरे को लगातार देखने लगा। कमरे को लगातार देखते हुए अरुण बोला, 5 साल रहा हूं यहां, अब यहां कभी नहीं आऊंगा। मनोज को देखकर अरुण ने कसकर मनोज को गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगा। अरुण के साथ मनोज के भी आंसू निकल आए। अरुण रिक्शे में बैठकर चला गया। मनोज देर तक अरुण को जाते हुए देखता रहा, फिर दुखी होकर अपने कमरे में लौट आया। मनोज को आज श्रद्धा की ज्यादा ही याद आ रही थी। श्रद्धा अभी तक अल्मोड़ा से नहीं आई थी। मनोज अभी भी श्रद्धा का इंतजार कर रहा था। अरुण का दुखी चेहरा बार बार उसके सामने आ रहा था। कितनी पीड़ा, कितनी वेदना थी असफल और ठुकराए हुए अरुण के चेहरे पर। प्यार में धोखा खाया अरुण लगभग पागलपन की अवस्था में पहुंच गया था। उससे कभी प्यार करने वाली उसकी वंदना क्या इतनी निष्ठुर हो सकती है? क्या अब उसे पूरी तरह बर्बाद हो चुके अरुण की कोई फिक्र नहीं? दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास 12th फेल के 46वें भाग का वाचन। दोस्तों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास 12th फेल के 47वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद श्रद्धा मनोज के इंटरव्यू के पहले दिल्ली जाना चाहती थी। पापा के पास दिल्ली से आए अनजाने फोन के कारण वो अपने पापा से बात नहीं कर पा रही थी। लेकिन एक दिन उसने हिम्मत की। पापा अपने बगीचे में फूलों और सब्जियों को पानी दे रहे थे। श्रद्धा दूर खड़े अपने पापा से अपने मन की बात कहने की हिम्मत जुटा रही थी। वह जानती थी कि उसके पापा उससे बहुत प्यार करते हैं। बिना कहे उसके मन की बात समझते हैं उसके पापा। उसने पापा से कहा,
पापा ये गुलाब कितने अच्छे खिले हैं इस साल, पिछले साल कैसे मुरझा गए थे। श्रद्धा, गुलाब तो इसी साल लगाए हैं, पिछले साल यह गुलाब नहीं लगे थे। तुम कुछ और कहना चाहती हो शायद। पापा शायद उसके मन की उलझन समझ रहे थे। श्रद्धा की हिम्मत नहीं हो रही थी पापा के सामने मनोज के बारे में बात करने की, पर बिना बात किए वह मनोज के पास जा भी नहीं सकती थी। पापा ने श्रद्धा से अभी तक दिल्ली से आए उस फोन का जिक्र नहीं किया था। उसकी मम्मी ने ही उसे फोन करने वाली बात बताई थी, इसलिए अब उसने यह तय कर लिया था कि वह अपने पापा के मन में आई हुई सारी शंकाओं को खत्म करके पापा की अनुमति से ही दिल्ली जाएगी। श्रद्धा ने पापा से नजर चुराते हुए कहा, पापा वो दिल्ली में मनोज है ना। इस अधूरे वाक्य के आगे वह कुछ नहीं बोल पाई। उसे अपने गले में अवरोध महसूस हुआ। पापा उसके चेहरे की रंगत देखकर मामला समझ गए। पापा ने पूछा, क्या वह भी तुम्हारे साथ डिप्टी कलेक्टर बन गया। श्रद्धा समझ गई कि राह आसान नहीं है। श्रद्धा ने पापा से कहा, उसका आईएएस मेंस क्लियर हो गया है, इंटरव्यू देना है उसे। कौन सा अटेम्प्ट था। पापा पूरी खोजबीन कर रहे थे। लास्ट। श्रद्धा का चेहरा झुका हुआ था। कुछ देर चुप्पी रही। इस चुप्पी का मौका उठाते हुए श्रद्धा ने अपनी मांग पापा के सामने रख दी। मनोज का इंटरव्यू है पापा, मैं आज क्या दिल्ली जाऊं। उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाने दो पहले श्रद्धा। पापा कठोर यथार्थ की जमीन पर खड़े थे। श्रद्धा ने अपने मन की सारी हिम्मत जुटाकर अपनी अंतिम बात पापा से कह दी। पापा, यदि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तब तो दिल्ली जाना और जरूरी हो जाएगा। पापा को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या बोलें। वह श्रद्धा के मन की दशा पर हैरान थे, पर उन्होंने बिना पिघले उससे वचन लेना चाहा। मुझे उम्मीद है तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगी। क्या किसी के प्यार न करके ही यह भरोसा बचा रह सकता है। श्रद्धा कुछ दिन पहले मनोज के कहे गए इस वाक्य को पापा से कहना चाहती थी, पर यह वाक्य उसके मन से निकलकर उसके गले में आकर दम तोड़ गया। वह पापा से नहीं कह पाई। उसकी आंखें भीग गईं। वह वापस अपने कमरे में चली गई। एक दिन श्रद्धा के पुराने स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर अल्मोड़ा में उसके डिप्टी कलेक्टर बनने के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह आयोजित हुआ। श्रद्धा को उसके प्रिंसिपल ने मेडल पहनाया। उसके मम्मी पापा को भी मंच पर बिठाया गया। श्रद्धा से स्कूल के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए 2 शब्द बोलने के लिए कहा गया। उसने बोलना शुरू किया। आदरणीय दीदी, आचार्य जी और मेरे प्यारे भैया बहनों, ऐसा ही एक सम्मान समारोह 7 साल पहले यहाँ इसी वजह से हुआ था, जिसमें एमबीबीएस में सिलेक्ट बच्चों का सम्मान हुआ था। मैं एमबीबीएस में सिलेक्ट नहीं हो पाई थी और वहाँ पीछे बैठी थी, दुखी उदास। मेरे पापा को मुझ पर बहुत भरोसा था, पर मैंने पापा के भरोसे को तोड़ दिया था। श्रद्धा ने कुछ देर सांस ली और फिर आगे कहना जारी रखा। मैंने उस दिन खुद को वचन दिया कि मैं पापा का भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। श्रद्धा आगे कहना जारी रखती है, बच्चों, यह इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या लक्ष्य बनाते हैं। इम्पोर्टेंट यह है कि हम उस लक्ष्य को पाने के लिए जी जान से जुड़ते हैं या नहीं। हमें वादे करने चाहिए, खुद से, अपने माता पिता से, अपने मित्रों से, कि जब तक हमें अपना लक्ष्य न मिल जाए हम चैन से नहीं बैठेंगे। वह कुछ देर चुप रही। हाल में तमाम बच्चों के माता पिता भी उसे ध्यान से सुन रहे थे। उनकी तरफ देखकर श्रद्धा आगे कहती है, पर मेहनत करते बच्चों के मन में माता पिता को भी यह भरोसा देना होगा कि यदि तुम तमाम मेहनत के बाद भी सफल नहीं हुए तो मेरी बाहें तुम्हें संभालने के लिए हमेशा तैयार हैं, तुम्हारी तरफ फैली हुई हैं। आज तुम असफल भी हो गए तो कोई बात नहीं, कल सफल हो जाओगे। मैं हर बार असफलता में तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ। श्रद्धा अपने भाषण के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई। मेहनत करने वाला हर बच्चा अपने माता पिता, अपने दोस्तों से यही चाहता है कि यदि वह सफल हो गया। मेहनत करने वाला हर बच्चा अपने माता पिता, अपने दोस्तों से यही चाहता है कि यदि वह सफल हो गया, केवल तभी उसे आपका प्यार न मिले। यदि वह असफल भी हो गया तब भी उसको आपका प्यार मिले। वह चाहता है आप उसे दिलासा दें, उसको संभाल लें। देखना, आपके इस साथ से, आपके इस प्यार से, आपके विश्वास से वह दूसरी कोई राह चुनकर जरूर सफल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी असफलता अंतिम नहीं होती। हर असफलता के बाद एक सफलता जरूर मिलती है। इतना कहकर श्रद्धा अपनी जगह पर बैठ जाती है। उसके पापा के भीतर लगातार यही शब्द गूंज रहे थे, यदि वह सफल हो गया तभी उसे आपका साथ, आपका प्यार न मिले। यदि वह असफल भी हो गया तभी आपका उसको प्यार मिले। 2 दिन बाद मनोज का इंटरव्यू है। रात को श्रद्धा अपनी डायरी अपने सीने पर रखकर आंखें बंद किए लेटी है।
उसके आंसू उसके गालों पर सूख गए थे। श्रद्धा के पापा उसके कमरे में आते हैं। उसकी डायरी के आखिरी पन्नों में सिर्फ स्याही में भीगे आंसुओं के नीले धब्बे दिखाई देते हैं। कुछ समझ नहीं आया लिखा क्या है। पापा डायरी को उसके सिरहाने रख देते हैं और उसे एकटक देखते रहते हैं। कुछ दिन पहले पापा का सपना पूरा करने वाली श्रद्धा का चेहरा उदासी में डूबा है। पापा से ज्यादा श्रद्धा को कौन जानता है। उसकी समझदारी पर पूरा भरोसा है पापा को। वह पापा की सबसे प्यारी बेटी है। उसने कभी कोई जिद नहीं की, कभी अपनी कोई इच्छा पापा को नहीं बताई। पापा को आज वह दिन याद आ रहा था जब श्रद्धा पहली बार स्कूल ड्रेस पहनकर स्कूल जाने को तैयार हुई थी। 3 साल की नन्ही श्रद्धा का मन उस दिन स्कूल जाने को नहीं हो रहा था। वह तो घर में नए नए आए छोटे से खरगोश चीकू के साथ खेलना चाह रही थी। उस दिन भी उसने जिद नहीं की कि वह स्कूल में नहीं जाना चाहती, बस वह उदास हो गई थी। उसकी नज़रें बार बार सफ़ेद रंग के महीने भर के चीकू को देख रही थी। पापा ने नन्ही श्रद्धा को गोद में उठा लिया था और लोअर माल रोड की सीढ़ियां चढ़ने लगे थे। पापा ने अपने गाल पर नन्ही श्रद्धा के 2 गर्म आंसू महसूस किए थे। उस समय पापा ने नन्ही श्रद्धा को देखा। पापा को देखते ही उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। शायद मुस्कान का कंट्रास्ट आंसुओं की चुगली को छुपाना चाह रहा था। आज भी पापा श्रद्धा का चेहरा देख रहे थे। पापा को देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। पापा अपनी बेटी के पास बैठ जाते हैं। पापा उसके सर पर हाथ फेरते हैं। उसकी पलकें बंद हो जाती हैं। उसकी बंद पलकों में पता नहीं क्या हलचल है। शायद अथाह अतल नीला समुद्र आंखों के भीतर हलचल कर रहा है, पर आंखें खुलती नहीं हैं। बिना खुले ही वह समुद्र श्रद्धा के गालों पर बहने लगता है। उसके होठों की मुस्कान गायब हो जाती है। पापा अपनी बेटी को अपने सीने से सटा लेते हैं। पिछले कई दिनों से डरी हुई सहमी हुई चिड़ियां फिर से अपने पंखों में जान महसूस करती है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास 12th फेल के 47वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। अगले भागों का वाचन आप मेरे साथ सुनना न भूलिएगा, कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद।